हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में, यानी कि आयकर, विधान एवं लेखे, जिसे हम प्यार से इनकम टैक्स कह के भी बुलाते हैं। देखिए, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के सिलेबस की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं न्यूमेरिकल के मामले में, तो वो सबसे पहला रहता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड टैक्स लायबिलिटी। दूसरे नंबर पे रहता है भैया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। तीसरे नंबर पे रहता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चौथे नंबर पे रहता है भैया आपका पीजीवीपी, जिसका नाम है पूरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही होगी तो उसके लिए आप प्लीज़ कोई एक्सक्यूज़ नहीं दें। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी। पांचवें नंबर पे कैपिटल गेन्स, और छठे नंबर पे लास्ट आपका रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अलावा दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट इसमें रहती हैं। एक रहता है आपका कैरेट फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है वो क्या रहता है आपका, एक क्लबिंग एंड सेट ऑफ। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द टैक्स लायबिलिटी की, तो इसे हिंदी में कहते हैं निवासीय स्थिति, निवासीय स्थिति और कर दायित्व। इसे हिंदी में कहते हैं भैया वेतन से आय, यहाँ पे आप वर्किंग एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी सेवारत कर्मचारियों की वेतन से आए, यानी कि जो इस समय एम्प्लॉय वर्किंग उसमें है, जो इस समय काम कर रहे हैं, उनकी भी इनकम फ्रॉम सैलरी आप निकालना सीखेंगे। और इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ ए रिटायर्ड एम्प्लॉय, यानी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वेतन से आय भी जो है वो आपने निकालना जो है वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ सीखने वाले हैं। एक आपका रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं मकान संपत्ति से आय। इसे हिंदी में कहते हैं व्यापार अथवा पेशे से लाभ और प्राप्तियां। इसके अलावा एक इसे हिंदी में कहते हैं पूंजी लाभ, इसे कहते हैं अन्य स्रोतों से आय।
अन्य स्रोतों से आय। ठीक है जी, क्लबिंग और सेट ऑफ साइड में रहेगा। तो ये आपके बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं इनकम टैक्स में। हालांकि इसमें 20 से ऊपर चैप्टर आपको बुक में दिए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं वो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है जी, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्वाति पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, चाहे XYZ आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में ये जो 5-6 आपके चैप्टर हैं बेहद इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भैया एक बात बताइए, इनकम टैक्स हम क्यों पढ़ें? ठीक है जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भैया इनकम टैक्स हम क्यों करें? क्योंकि चक्कर ये है कि काफ़ी सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि भैया ऐसा है कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चक्कर ये है कि भैया 9th और 10th क्लास में हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी वो काम नहीं आया। तो एक्चुअली भैया हम इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये कि भैया इनकम टैक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चक्कर ये है कि अगर हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे जब एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे। ठीक है, और जब अच्छे नंबर आएंगे तो हम आगे भी ठीक रहेगा। लेकिन मज़े की बात क्या है कि हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि पर्टिकुलर चीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स जो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स जो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आपको अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना सिखा देगा। अब कोई भी व्यक्ति किस तरीके से इनकम कमा सकता है, या तो सैलरी से इनकम कमाएगा, या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाएगा, या बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाएगा, या कैपिटल गेन से पैसा बनाएगा, या फिर अदर सोर्सेज से भी पैसा जो है वो बना सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी एक्स नाम का व्यक्ति है जो कि 1 लाख रुपए पर मंथ कहीं पे भी काम कर रहा है। ठीक है जी, तो 1 लाख पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के उसके कितने रुपए आ रहे हैं भैया? 12 लाख रुपए आ ही रहे हैं। ठीक है, अब उसने ये सोचा कि भैया एक काम करता हूँ, अगर 1 साल के 12 लाख रुपए आ रहे हैं तो 2 साल में वो कितना रुपया इकट्ठा कर लेगा? 24 लाख रुपये इकट्ठा कर लेगा। अब भैया 24 लाख रुपये घर पे पड़े हुए कोई अचार तो देंगे नहीं ना, मतलब कुछ समय तक उसका पैसा भैया घर की गुल्लक में पड़ा रहा तो कुछ समय बाद क्या होगा कि भैया इन्फ्लेशन ही उस पैसे को खा जाएगी। ठीक है जी, तो उस बंदे ने क्या करा, उसने 2 साल में 24 लाख रुपए जोड़ करके एक छोटा सा मकान खरीद लिया, जिसमें भैया 5 कमरे जो है वो बने हुए हैं। कितने कमरे बने हुए हैं भैया? 5 कमरे। ठीक है जी, अब 5 में से क्या हुआ कि भैया 5 कमरे में तो वो रहेगा नहीं। अब उसने क्या करा, 5 में से 1 कमरे में वो रह रहा है, 4 कमरे उसने उठा दिए किराए पर। ठीक है जी, 4 कमरे उसने उठा दिए किराए पर। अब वहाँ से क्या है कि भैया उसे 10,000 पर मंथ के हिसाब से इनकम आने लगी। 10,000 पर मंथ के हिसाब से जो उसे 1,20,000 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स हम पूरी साल का निकालते हैं। ठीक है जी, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के 1,20,000 रुपये उसे इनकम जनरेट होने लगी उन कमरों से जो कि उसने किराए पर उठाए हुए हैं। तो उस कंडीशन में वो जो 1,20,000 रुपये हैं वो माना जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या माना जाएगा भैया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब बंदे ने ये सोचा कि जी ऐसा है कि सैलरी से तो पैसा आ ही रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसा आ रहा है, अब यार मैं एक काम करता हूँ कि भैया मैं कोचिंग देना स्टार्ट करता हूँ। फिर बंदे ने क्या करा कि भैया अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, उसने कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, अपना कोचिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया कि भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं भैया उनको हम क्या करेंगे, कोचिंग देंगे। ठीक है जी, हमने क्या करा कि भैया कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद में हमने ये सोचा कि यार ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है जी, उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें भैया जो है वो नोटबुक लेकर के आनी होती है, बुक लेकर के आनी होती है। ठीक है, जो उन्हें अच्छे रेट्स पर कम सस्ते प्राइस पर नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हमने क्या करा भैया, एक छोटी सी दुकान खुलवा दी जिसमें हम कॉपी किताबों का सामान बेच रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी बेच रहे हैं सारी की सारी। तो कुल मिलाकर के प्रोफेशन और बिजनेस दोनों से मिला करके हम 10,000 मंथ का जनरेट करने लगे। हम का मतलब एक्स नाम का बंदा। तो 12 महीने का कितना रुपया जनरेट कर रहा है वो? 1,20,000 रुपये। तो इसको ये कहा जाएगा कि ये हो गई भैया आपकी प्रॉफिट और एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। कि भैया बिजनेस और प्रोफेशन से वो बंदा 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना रुपया जनरेट कर रहा है?
1,20,000 रुपये। ठीक है जी। अब भैया एक्स नाम के बंदे के पास, सपोज दैट मेरे पास भैया देखो सैलरी से भी पैसा आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसा आ रहा है, पीजीबीपी से भी पैसा आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमने कहा कि यार एक काम करते हैं कि इस समय शेयर मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि यार आज के समय में आप देखोगे कि किसी भी शहर में देख लो, आप अपने गली मोहल्ले में देख लो, नेशनल लेवल पर देख लो या इंटरनेशनल लेवल पर देख लो, सबसे ज़्यादा पैसा भैया उसी के पास में है कि जो यहाँ तो भैया प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है या फिर वो शेयर मार्केट में पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करा कि भैया ऐसा है, मैंने सोचा कि भैया सारे के सारे बंदे तो भैया, कुछ बंदे क्या करते हैं कि कुछ बंदे तो भैया ड्रिंक करते हैं, कुछ बंदे दारू पीते हैं। मैंने कहा भैया मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं क्या करूँगा, दारू बनाने वाली जो कंपनी है उस कंपनी के शेयर्स खरीदूँगा। उस कंपनी के क्या करूँगा भैया, मैं शेयर्स खरीदूँगा। सपोज दैट मैंने किसी भी कंपनी के XYZ, डजेंट मैटर की दारू बनाने वाली कंपनी के, ठीक है जी, मैंने क्या करा, किसी भी कंपनी के 1,00,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, जिन्हें मैंने 2,00,000 रुपये में बेच दिया। यानी कि यहाँ से मेरे को कितने रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1,00,000 रुपये का। तो ये जो 1,00,000 रुपये है भैया, ये कहलाएगा मेरा कैपिटल गेन। ये क्या कहलाएगा भैया, मेरा कैपिटल गेन। ठीक है जी। अब भैया मैंने कहा कि मेरे पास तो भैया सैलरी से भी पैसा आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसा आ रहा है, जो मैंने किराए पे अपने कमरे उठाए हुए हैं, मेरे पास बिजनेस और प्रोफेशन से भी पैसा आ रहा है, मेरे पास भैया शेयर मार्केट से भी पैसा आ रहा है, कैपिटल गेन से भी पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ गोवा घूमने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ भैया गोवा घूमने के लिए। अब भैया गोवा में घूमने के लिए जा रहा था, लौटते में वहाँ पे पड़ा एक कैसीनो। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं कैसीनो में घूम करके आऊँगा, क्योंकि कैसीनो का नाम मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है। ठीक है जी। अब कैसीनो में भैया, मैं कैसीनो को देखो यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कैसीनो में बॉस मैंने क्या करा, 1,00,000 रुपया लगाया और मैं 51 लाख रुपया बना करके लेके आया। तो कुल मिला करके मेरे को यहाँ पे कितने रुपए का मुनाफा हो गया, 50 लाख रुपए का। ठीक है जी। तो ये जो 50 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, ये कहाँ पे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए जाता हूँ और वहाँ से भैया 1-2 करोड़ रुपए जीत करके ले आता हूँ, तो उस कंडीशन में ना तो वो सैलरी में आएगा, ना ही हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ना ही प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, ना ही कैपिटल गेन में आएगा। वो कहाँ पे आएगा भैया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है जी। अब क्या होगा कि पांचों सोर्सेज से जो भी इस बंदे की, एक्स नाम के बंदे की जितनी भी इनकम हुई है, उस सारी इनकम को जोड़ करके यहाँ पे लिखा जाएगा। इसमें से कुछ डिडक्शंस घटाई जाएंगी और अन्य चीज़ें होंगी। ठीक है। तब जा करके पता चलेगा कि उस बंदे को एक्चुअल में कितनी इनकम पर टैक्स देना है। ठीक है, कितनी इनकम पर टैक्स देना है। तो इन सारे चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट नहीं करना सीखेंगे कि उस बंदे को कितना टैक्स भरना है। इन सारे चैप्टर्स के अंदर तो हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर कोई बंदा सैलरी से पैसा कमा रहा है तो उस कंडीशन में उसे कितने रुपए की सैलरी पर टैक्स भरना है। अगर कोई बंदा हाउस प्रॉपर्टी से पैसा बना रहा है तो उसे कितने रुपए की इनकम पर टैक्स भरना है। अगर कोई बंदा बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट या गेन बना रहा है तो उस कंडीशन में उसे कितने रुपए के बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट या गेन पर टैक्स भरना है। इसी तरीके से उसे कितने रुपए के कैपिटल गेन पर टैक्स भरना है और अदर सोर्सेज से हुई इनकम पर उसे कितने रुपए पर टैक्स भरना है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपके बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन्हें 1 बाय 1 करके आप देखें। और आपका और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।